जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी चैनल काफ़ी डेडिकेटेड वे में आर्मी की सारे ट्रेडों की तैयारी करा रही है। और आज के इस धमाकेदार जो कि क्वेश्चन होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले बार 2023 की साल में पूछी गई क्वेश्चन है, जो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो भी आर्मी की तैयारी कर रही है, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और अपना भी फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। क्योंकि हमारे यहाँ मिल रही है काफ़ी धमाकेदार सेट, जो कि डेली सेट प्रैक्टिस हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। और आज की जो वीडियो होंगे इसमें मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन, जो कि 2023 की साल में पूछी गई थी। और सारे क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और अपना भी एक स्कोर बताएं कि आपने कितने सही किया और कैसी तैयारी चल रही है और किस ARO से आता हो, ये ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपके लिए हमेशा अपडेट बताते रहूं। तो चलिए बिना लेट किए, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जीके क्वेश्चन के साथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीके सेट का है। तो देखेंगे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, जो विंग्स ऑफ फायर है उसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उनका पुस्तक जो लिखा गया है विंग्स ऑफ फायर, काफ़ी ही चर्चित पुस्तक है। तो इनका ये ऑथर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराता हूँ उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को मैं रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसके सारे जो भी आसपास के क्वेश्चन जो भी आए हैं आर्मी में, वो सारे क्वेश्चन को मैं इसी के साथ डिस्क्राइब करूँगा। तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बता दिया कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा ये भी आएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसके लेखक कौन है? तो उसका लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर हैं, यानी कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसके राइटर जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन दूसरा ये भी आएगा कि इंडिया 2020, ठीक है, इंडिया 2020 यानी कि 2020, ये जो बुक है इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, जो हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, जितने भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे सारे हम लोग कवर करते चलेंगे। और आपको विशेष जानकारी दूं कि जो भी 2026 में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये प्रॉमिस बैच चल रहे हैं 2026 का। जितने भी जुड़ेंगे सारे को सिलेक्शन कन्फर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बेहतरीन मॉडल सेट दिए जा रहे हैं वो काफ़ी कारगर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने भी मॉडल सेट बनाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बनाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी गारंटी होता है कि 2026 में सारे को आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना ही तय है, जो हमारे चैनल को विजिट करके हमारे वीडियो को रीड कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 2023 में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहली महिला वेट लिफ्टिंग कोच कौन थी, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2000 ईस्वी में पाई है? तो उनका नाम बताना है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुनीता शर्मा, जो कि 2000 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतती है। तो वो क्लास क्या है? वो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जीती है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन और इसके रिलेटेड और क्या बनेंगे
कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, तो ये हो जाएगा खेल प्रशिक्षण, यानी कि गेम या फिर बोल सकते हो स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, ये है यानी कि जो स्पोर्ट्स में जो कोचिंग कराते हैं यानी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देते हैं, इसके लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया। और ग्रैमी एक पूछा जाता है, जो ग्रैमी आपने गाना भी सुना होगा कि दुआ कर तेरे लिए ग्रैमी ले आऊँगा। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। काफ़ी अवार्ड है जो कि वार टाइम दिया जाता है या फिर शांति काल में दिया जाता है, मतलब डिफेंस के सेक्टर में भी काफ़ी सारे अवार्ड है। ठीक है, तो आप सबको देखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि कौन सी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। सबको पता होना चाहिए कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो गंगा नदी का राइज होता है वहाँ से, यानी कि उद्गम स्थल है। ठीक है, तो उद्गम स्थल का मतलब क्या हुआ, जहाँ से वो राइज होता है यानी कि जहाँ से वो निकलती है, तो उसको हम लोग उद्गम स्थल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये हो गया गंगा नदी का उद्गम स्थल, आंसर क्या हो गया गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। ये तो गंगा नदी हो गया, पूछ दिया कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सी है, तो वो हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर ये है, तो इसी में गंगोत्री की जगह पे यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र जो है भारत के किस दिशा से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है पूर्व साइड से। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है, तो वो पूर्व दिशा में करती है, यानी कि ईस्ट दिशा। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब हुई थी। जो चौरी चौरा घटना हुआ था वो कब हुआ था, तो बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 1922, यानी कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई थी। ओके, तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन कौन सी है जो काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं और काफ़ी बार रिपीटेड होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना ही होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी। और चौरी चौरा कब हुआ था, वो हुआ था 1922 में। ठीक है, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी फेमस है, वो है और काफ़ी बार रिपीटेड भी हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं, यानी लोकसभा कितने तरह का चुनाव होते हैं जो संसदीय लेवल पर होते हैं, वो है लोकसभा चुनाव। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों चुनाव होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं। ओके, तो लोकसभा के चुनाव हमेशा 5 ईयर पे होते हैं, यानी कि 5 ईयर। ठीक है, और राज्यसभा का भी 5 ईयर पे होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आए भी हैं, वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा कि राज्यसभा संसद का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा का संसद होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जितने भी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल
6 ईयर का होता है, ठीक है, 6 ईयर का होते हैं कार्यकाल लोकसभा का सदस्य, सॉरी राज्यसभा का सदस्य का। ओके, क्वेश्चन ये भी आते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो जो लोकसभा सदस्य बनते हैं उसके लिए बनने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए, वो है 25 ईयर, 25 ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, और इससे मैं लेकर रहूँगा। तो ये किसने कहा था वो बताना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि ये सब जो लोकतियाँ हैं, जितने भी लोकतियाँ हैं उसको प्लीज़ आप लोग सारे रट्टा मार लो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है ना कि दो जो लोकतियाँ हैं ना वो दो दे दिया है, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ना है वो पहले पढ़ लो, बाकी जो आप रिवीजन कर रहे हो या फिर न्यूज़ जो चीज़ें पढ़ रहे हो तो ऐसे आप करो कि जो जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही आते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल डीप ना जाओ। मैं एक डीप क्वेश्चन का सेट दिया था, लेकिन मैंने इसलिए दिया था कि आपकी लेवल थोड़ी सी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो क्या हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। एक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ओके, तो इसके रिलेटेड मैंने बता ही दिया कि जितने भी लोकतियाँ हैं वो आप पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये उम्मीद तो नहीं करते हैं कि आएगा, लेकिन फिर भी आया है क्वेश्चन 2023 का। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 153, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा? वो अनुच्छेद हो जाएगा 153, ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, और ये सारी चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि वो भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जो संविधान जो जनक है, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी मैंने बताया था संविधान के बारे में पिछले वीडियो में। तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में संविधान से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब प्रारंभ हुआ तो बताना है, ठीक है। तो कब हुआ था? तो वो हुआ था नवंबर 1930 में। ओके, नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, यह होता है आंसर। फिर इसके रिलेटेड भी आप ये सब देख सकते हो, क्या असहयोग आंदोलन कब हुआ, चोरी चौरा कब हुआ, ये सब सारे, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है, यानी जितने भी मोमेंट है और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस सब हैं वो सब प्लीज़ आप लोग रीड आउट कर ले, ताकि एक भी आपसे छूटे ना, क्योंकि ये सब छूट जाएंगे तो आपको काफ़ी ही नुकसान पहुँचेंगे, क्योंकि ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन हैं और बेसिक क्वेश्चन सारे लोग पढ़ कर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं बनाते हो बाकी सारे बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ही डिमोटिवेशन की बात होगी। डिमोटिवेशन की बात तो होगी ही, बाकी आपको सबसे बड़ा ये है कि आप एग्ज़ाम में छट जाओगे, यानी कि एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना प्रमुख 2023 में कौन थे, ठीक है। तो
आप सबको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो पता ही होना चाहिए कि मतलब ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि भारतीय सेना प्रमुख कौन है। ओके, तो बता दूं कि ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना प्रमुख 2023 में कौन है। ओके, तो ये पूछा है क्वेश्चन 2023 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 2023 में पूछा गया है। तो उस टाइम भारतीय सेना का प्रमुख कौन थे, तो वो थे जनरल मनोज पांडे, ठीक है। जनरल मनोज पांडे थे उस टाइम भारतीय सेना का प्रमुख। ओके, लेकिन अभी कौन है, अगर अभी पूछ दिया 2026 में क्वेश्चन आ गया कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन है, ठीक है, तो अभी कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी करेंट में भारतीय सेना का प्रमुख है। 2023 में थे जनरल मनोज पांडे। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो क्या आ सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय, ये पूछ दिया भारतीय सेना का प्रमुख, तो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है या प्रमुख, ये सब कौन है। तो अभी कौन सा है, वो है भारतीय वायुसेना का अभी प्रमुख कौन है, तो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। और अगर पूछा गया कि ये तो पूछ दिया कि भारतीय क्या वायुसेना, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, एक आम से तो क्वेश्चन होते ही है, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला जो है पहला G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। ओके, तो पहला G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ ये बताना है। तो इसका ईस्वी क्या है, ईस्वी है 2008। ओके, 2008 है। अगर तारीख पूछ दिया तो तारीख होता है 14 से 15 नवंबर, ठीक है। ये होता है एग्जैक्ट डेट। और अध्यक्षता जो की थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति की थी, जॉर्ज बुश ने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2008 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने की थी। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो इतना ही पूछ सकता है इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो, लेकिन क्वेश्चन तो आता ही है। आप देख सकते हो कि जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर समिट, ये सब जो करंट में हुए होते हैं उससे भी आते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैथ स्टार्ट होता है, जो कि सेट का सेकंड पार्ट है मैथ। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नर्सिंग का आप सबको पता होगा कि बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सिंग का एग्ज़ाम में। तो बायो और केमिस्ट्री सेक्शन का लास्ट में है, तो प्लीज़ बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि उसके रिलेटेड भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से आएंगे और क्या नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बताऊंगा जिसको आप वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ताकि आप अपनी एक जो सीक्रेट है उसको मैं बता रहा हूँ, जिससे आपकी सिलेक्शन सिर्फ एक भर्ती में होगी। और मैंने प्रॉमिस करता हूँ 2026 में जितने भी कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योरली होगा। लेकिन हाँ, एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि हमारे सारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो
क्योंकि हमारे जो सारे वीडियो हैं सारे PIQ बेस्ड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बनाया हूँ ताकि आपकी सिलेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है ये जो कि मैथ का है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 72 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं क्या होगा वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो संख्याएं क्या होगा, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि मैथ के क्वेश्चन 5 आते हैं और काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन इजी नहीं बोल सकते, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर एफर्ट आप डाल रहे हो मैथ में तो आपके लिए वो इजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 72 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसके लिए एक होता है, जैसे आप देख सकते हो मैं बना रहा हूँ, 3 और 4 का LCM कितना है, 3 और 4 का LCM कितना है, ओके 72। तो LCM का ये भी हो सकता है, जैसे मैं फर्स्ट से बना रहा हूँ। ठीक है, LCM सपोज दैट करके बना रहा हूँ मैं, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है, बराबर x इंटू LCM। ठीक है, फिर 3 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि 12 कैसे हुआ, ये 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर प्रश्नों के अनुसार चले, जैसे बाई क्वेश्चन चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे बाई क्वेश्चन चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई क्वेश्चन चले तो हो जाएगा कि 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। 12 कैसे हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो भाई फार्मूला है, तो 12x इक्वल टू 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। ओके, क्योंकि इससे कट गया तो 6 बार में कटा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग संख्या निकालेंगे जिसमें 3x इक्वल टू 3 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 18, और सेकंड क्या था, ये तो पहली संख्या हो गया। ठीक है, ये पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या था, एक तो 3 हो गया, इसको मिटा देता हूँ। एक तो 3 हो गया, दूसरी संख्या क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ओके, ये हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया 18 और 24। ठीक है, तो इसमें कहाँ है 18 और 24, ये हो जाएगा आंसर, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी टाइम एंगेजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ओके, कितना है 15 सेंटीमीटर। फिर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप का एक फार्मूला होता है कि जो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है परिमाप बराबर होता है परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ प्लस क्या होगा, लेंथ प्लस ये क्या है चौड़ाई, यानी कि विड्थ। ठीक है, तो होगा फार्मूला इसका परिमाप का।
2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो इसका फिर फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो कैसे आएगा, 2 इंटू 15 प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 29। तो इसका आंसर क्या होगा, 58, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, जाकि जो कि यहाँ पे है कि आयत की लंबाई क्या हो, आयत की जो परिमाप होता है, क्योंकि परिमाप पूछ रहे हैं तो आयत का परिमाप क्या होता है इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप बना लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 58 सेंटीमीटर। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 है। ठीक है, कितना, 10√3 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि फार्मूला के साथ हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र जो होता है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ तो ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग जैसे ऊंचाई है, यानी कि ये क्या है, ये हाइट है। ओके, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला रूट, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, तो क्या है, हाइट का, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का सूत्र जो होता है वो क्या होगा, h इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो जहाँ पे a क्या है, जो a है वो क्या है, a बराबर क्या होगा, भुजा। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, भुजा। तो अब हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, यानी कि 10√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2a, जहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी क्षेत्रफल जो है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हाँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लो आप। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 20 इंटू 10√, क्षेत्रफल बराबर इसका लिख देता हूँ, 1/2 इंटू 20 इंटू 10√3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 10√3। ओके, ये हो जाएगा। फिर इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर 100√3। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, घबराने की कोई ज़रूर नहीं है, सारे क्वेश्चन आराम से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक का मान है, ये क्या क्वेश्चन है, सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहे हैं, यानी कि कुछ मिस हुआ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो इसका क्वेश्चन का मैं अगले सेशन में करूँगा, इसको स्किप करते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो कि 52 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
एक वर्गाकार खेत को समतल करने की लागत कितना होता है, 1,30,000 है। ठीक है, तो 35 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, ये हम लोग देखेंगे। ओके, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और बनाने में इंटरेस्टिंग भी है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसका पहले क्या निकालेंगे, जैसे कि 52 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वर्गाकार खेत को समतल करने की लागत कितना है, 1,30,000 है। ठीक है, 1,30,000 इसका लागत लगता है। कितने खेत को कितने प्रति रुपये में, 52 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो इसको अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करने पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,30,000। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्षेत्रफल तो आ जाएगा ना, क्योंकि कितना क्षेत्रफल ये हुआ है वो हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन पे 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका क्या होगा, ये क्षेत्रफल हो गया। ओके, क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल तो हम लोग को पता चल गया कि कितना है क्षेत्रफल, 2500 वर्ग मीटर है। ओके, तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे भुजा। ओके, तो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भुजा स्क्वायर जो होता है वो भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, या फिर उसको भुजा स्क्वायर बोलते हैं। तो उसको भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भुजा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2500। तो इसका बराबर कितना होगा, 50 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो आ गया, अब इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, क्योंकि परिमाप भी तो ज़रूरी है। जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत होगी। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। तो भुजा कितना दिया है, यानी कि 4 इंटू भुजा कितना है, भुजा दिया है 50। ठीक है, तो होगा 50। तो इसका आंसर कितना होगा, 200 मीटर। ठीक है, यानी कि जो परिमाप है वो कितना हो गया, 200 मीटर। ये लिख दिया यहाँ पे 200 मीटर। ठीक है, याद रखना। फिर थोड़ा सा हम लोग ऊपर को मिटा देते हैं ताकि ऊपर रफ कर सकूँ ना, तो एक इसी स्लाइड पे कर दूँ या फिर अगला भी ले सकते हैं, लेकिन अगला लेने के बाद थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ये है, हाँ यहाँ पे तो आ रहे हैं, हाँ तो नीचे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या निकालना है, अब हम लोग को जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 35 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में लागत क्या होगी। तो यानी कि अब हम लोग दर निकालेंगे कि इसका दर क्या होगा। तो इसका दर निकालने के लिए क्या होता है, कितने प्रति 35 प्रति मीटर बोल रहा है ना, यानी कि 35 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में क्या ही होगा। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर क्या होगा, दर क्या है पहले दर जान लेंगे। 35 मीटर प्रति 35 रुपये, दर बराबर कितना है, रुपये 35 प्रति मीटर। ठीक है, रुपये 35 प्रति मीटर, ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अब दर में क्या, दर जो है वो, यानी कि दर कितना है 35, तो दर में क्या करेंगे, ये जो दर है, दर में परिमाप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो दर कितना है, दर है 35 एंड परिमाप कितना है 200। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7000। ठीक है, तो 7000 क्या हो गया, ये रुपीज़ हो गया, यानी कि दर निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
तो काफ़ी जी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए फार्मूला का, ताकि आप कम्प्लीटली उसको अटैच करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसका जो फोकस लंबाई होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो और क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये आते हैं कि अवतल दर्पण की फोकल लंबाई मानी जाती है, वो कितनी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, कितनी मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि निगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आते हैं कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो हम लोग साइड मिरर में यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है वह है मतलब उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को बोलते हैं ठोस, यानी कि उसका एक निश्चित आकार होता है। यानी कि गैस हो गया तो गैस कभी फैलेगा तो कभी सिकुड़ जाएगा, या फिर कोई जो द्रव्य है वो कभी इधर होगा तो कभी ऐसे पसर जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ठोस जो है उसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। ओके, ये है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन जो बनता है उसको देखते हैं, जो कि आर्मी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं या पूछने की आशंका होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जो कि किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, तो वो हो जाएगा ठोस। ठीक है, ठोस जो होते हैं, ठोस अवस्था में अणुओं के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ओके, फिर अगर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि गैसों का होता है, क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे बताया कि निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है, जो कि ठोस का होता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया कि गैसों का होता है वो क्या होता है, तो उसका एक न आकार निश्चित होता है और न आयतन निश्चित होता है, ये याद रखना आप। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है, वो कैसे होता है, जो ठोस पदार्थ होता है उसमें ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो वो होता है चालन द्वारा, यानी कि कंडक्शन द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या होगा कि द्रवों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किससे होता है, जो द्रव्य होते हैं, यानी कि कोई समझ सकते हो आप, कोई पैड है, यानी कि जो एक होता है क्या, लिक्विड वाला पैड होता है जो कि गर्म करके हम लोग सेकाई करते हैं, उसको एक थेरेपी लेते हैं, तो या फिर आइस पैक हो गया, तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो द्रवों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किससे होता है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा संवहन। ठीक है, जो संवहन होता है उसमें द्रवों का ऊष्मा का संचरण होता है, लेकिन ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, वो होता है चालन द्वारा। ठीक है, ठोस में अरे लिक्विड में, यानी कि द्रव्य में। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ऊष्मा का तो हो गया संचरण, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है ऊष्मा का ऐसा इकाई क्या है, तो ऊष्मा का ऐसा इकाई क्या है, वो होता है जूल। ठीक है, ऊष्मा का ऐसा इकाई क्या होता है, जूल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता यानी कि पिच, ठीक है, किस पर निर्भर करती है, वो बताना है। तो जो ध्वनि का जो तीव्रता होता है वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा उसकी तीव्रता उतना ही तेज होगा। ओके,
ये हो जाएगा आंसर। अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो क्या आ सकता है कि आवृत्ति का इकाई क्या है, तो वो जो आवृत्ति का इकाई है वो हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज है वो आवृत्ति का ऐसा इकाई है। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर किस पे करती है, तो वो करती है एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी कि आयाम पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जितने भी अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो, लेकिन जितने भी अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी बार पूछे गए हैं और या फिर पूछने की आशंका भी जताई जाती है। तो प्लीज़ अपने नोटबुक में राइट डाउन करें और उसको रीड आउट करें, ठीक है। हमेशा 1-2 बार पढ़ाई कर लो ताकि आप भूल ना पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई कौन है। आपको मैं बताया था, काफ़ी बार बताया हूँ कि जो द्रव्यमान का इकाई है वो इस सारे में से है। टन भी होगा, ग्राम भी होगा, किलोग्राम भी होगा, ठीक है। तो बता सकते हो कि ये उपरोक्त सभी, ये सभी द्रव्यमान का इकाई होंगे, ओके। लेकिन अगर अलग से दे दिया क्वेश्चन, अगर ये सब नहीं दिया हो, ठीक है, तो सिर्फ क्या लिखना है, किलोग्राम, कि द्रव्यमान का ऐसा इकाई क्या है, वो किलोग्राम है। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, तो क्या होगा 1 kg, ठीक है, 1 kg 1000 ग्राम बराबर होगा। फिर आगे चलते हैं। तो आगे से यहाँ से क्या हो गया, ये बायो का क्वेश्चन हो गया स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से बायो होंगे जो कि 15 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप रीड आउट करना ना भूलें, बिल्कुल रीड आउट करें और क्वेश्चन बायो और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन देखें कि किस लेवल का आता है और कैसे क्वेश्चन आता है और आपने कितने सही किया ये भी बताना है, ओके। और किसी आर से हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि आपके लिए अपडेट लाता रहूँ। तो क्वेश्चन क्या है, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि क्या है। जो स्पाइरोगाइरा है उसमें प्रजनन की जो मेथड है वो क्या है, कैसे प्रजनन होता है स्पाइरोगाइरा में। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, विखंडन जो होता है, यानी विखंडन जो एक मेथड है उसके थ्रू, यानी जो विखंडन जो मूड है उसके थ्रू स्पाइरोगाइरा में प्रजनन का होता है। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या होंगे, क्वेश्चन ये होंगे कि हाइड्रा जो होते हैं उसमें प्रजनन कैसे होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो बडिंग जो होता है, यानी कि कलिका निर्माण के द्वारा होता है, ओके। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे कि विखंडन विधि से हो रहा है स्पाइरोगाइरा में प्रजनन, अगर क्वेश्चन भी आ गया कि द्विखंडन पाया जाता है किसमें, तो वो अमीबा जो होता है, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, ओके। ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। आप लोगों ने सबने खाया होगा पिज़्ज़ा और बर्गर। तो पिज़्ज़ा और बर्गर जैसे फास्ट फूड में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ये जान लो आज रियलिटीज़ का, कि जो पिज़्ज़ा और बर्गर होता है उस फास्ट फूड में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है फैट एंड सोडियम, ठीक है, फैट एंड सोडियम। तो ये प्लीज़ अवॉइड करें फास्ट फूड को ताकि आप फैट ना खा पाओ, ठीक है। सोडियम तो कुछ हद तक सही है लेकिन एक लेवल तक ही, लेकिन ये दोनों ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, फैट तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो ये प्लीज़ अवॉइड करें। तो आंसर क्या है, फैट एंड सोडियम, यानी कि वसा एंड सोडियम, ये हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन क्या था, पिज़्ज़ा और बर्गर जैसे फास्ट फूड में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या आ सकता है क्वेश्चन कि प्रोटीन की कमी से होता है, जो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी रोग होता है वो लिख देता हूँ मैं, होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर। ठीक है, यह होता है प्रोटीन की कमी से रोग। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग, तो वो होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, जो कि आप सबको पता होगा। लेकिन प्रोटीन की कमी से होता है क्या, क्वाशियोरकर। ये आप याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में सेम के आकार का उत्सर्जी अंग है, यानी जो मनुष्य में सेम के आकार का उत्सर्जी अंग कौन सी है। ओके, तो ये बताना है। तो मनुष्य में सेम के आकार का उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी है। ठीक है, और किडनी कितने पैर में होता है, 2 पैर में। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं ये कि मूत्र संग्रहित होता है कहाँ पे, तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो जो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक है, ये गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ठीक है, काफ़ी अजीज क्वेश्चन दिया है 2023 के सेट में। आप लोग 40 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो इस क्वेश्चन को, सेट को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जो सी है, विटामिन सी, वो जल में घुल जाती है। एक और विटामिन है वो है बी, यानी कि बी और सी जो है विटामिन वो जल में घुल जाती है। ठीक है, बाकी ए, डी, के और एक विटामिन ई है। ठीक है, ये सारे किस में घुलते हैं, ये सारे घुलते हैं फैट में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विटामिन ए सहायक है, किस में सहायक है, तो विजन में सहायक होता है। विजन यानी कि देखने की जो क्षमता होता है, कैपेबिलिटी होता है, उसमें सहायक होता है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होते हैं, यानी कि जिसे ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वो होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स जो कि बोन का एक डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है। एक लिंगी क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यानी कि एक लिंगी है, उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो पपाया है, यानी कि पपीता, वो एक लिंगी फूल है। जो पपाया का फूल होता है वो एक लिंगी होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये देखते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि अगर जो फ्लावर हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगे, तो ये आप ना जानो। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीत रस कहाँ बनता है। ओके, जो पीत रस होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं। तो पीत रस मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि जो लीवर में जो होते हैं, इन पीत रस को क्या बोलते हैं, बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस जो होते हैं वो लीवर में बनते हैं। ओके, लीवर जो होते हैं, तो लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जो लीवर से थ्रू ऐसे बाइल जूस बनकर क्या आता है, बाइल डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट।
ठीक है, बाइल डक्ट ये है। तो इस बाइल डक्ट के थ्रू क्या आता है, यहाँ पे एक ब्लाडर जैसा होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो गॉल ब्लाडर है इसमें सारे क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, तो ये होगा। फिर अगले देखेंगे अगर, लेकिन इसमें अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो लीवर से ही आते हैं कि लीवर का और क्या काम होता है। तो डिटॉक्स करना यानी कि विष का हरण करना, ये सब सारे काम लीवर का ही होते हैं। ओके, ये सारे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। तो मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, हाँ इसका क्वेश्चन क्या है, पितरस कहाँ बनते हैं, तो ये लीवर में बनते हैं। इसका मैं भूल गया था आंसर करना। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में संग्रहित होता है, मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि जो ग्लाइकोजन होता है उसमें एक संग्रहित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकता है तो ये आएगा कि जैसे ग्लाइकोजन में तो संग्रहित हो गए, ठीक है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन जाएगा, तो ये जाता है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन जाता है और ये जाकर ग्लूकोन को एक्टिवेट करता है, सॉरी ग्लाइकोजन को एक्टिवेट करता है। तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर आता है। ठीक है, ग्लूकोज में टूटकर हमारे बॉडी में आता है और हमारे एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फैट का भी जो डाइजेशन होता है वो लीवर में ही होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक यानी कि पॉलीमर कौन है। जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पॉलीमर कौन सी है, तो वो बताना है। तो इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा होगा, तो ये होगा रेशम, जो कि सिल्क बोलते हैं। तो रेशम जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। ओके, और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च क्वेश्चन आएगा कि स्टार्च क्या है। तो स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, जो स्टार्च है वो भी एक नेचुरल पॉलीमर है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीवीसी क्या है। तो पीवीसी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। स्टार्च क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, और पीवीसी जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग कितनी ऊर्जा देती है। तो 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितना ऊर्जा देगा वो बताना है। तो वो होगा 4 किलो कैलोरी, यानी कि 4 किलो कैलोरी जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने में आपको बॉडी से प्राप्त होगी। ओके, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि संतुलित आहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी ऑल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपके जो संतुलित आहार होंगे यानी कि बैलेंस डाइट होंगे उसमें चाहिए। ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स। फिर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पोषण में ऊर्जा की इकाई क्या है। तो जो पोषण में ऊर्जा का इकाई होता है वो किस में होता है, वो किलो कैलोरी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी में होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से कौन सी कोशिका बनती है। जो शुक्राणु हो गया यानी कि इसमें फीमेल में क्या होगा, शुक्राणु, मेल में क्या होगा, सॉरी
इसको थोड़ा सा ये करेक्ट करता हूँ। शुक्राणु किस में होगा? मेल में, और फीमेल में क्या होगा? अंडाणु। ठीक है, तो ये दोनों का मिलन से, ये दोनों के मिलन से कौन सी कोशिका बनती है तो बताना है। तो ये दोनों के मिलन से, हाँ, ये दोनों के मिलन से कौन सा कोशिका बनेगा? तो उसका नाम है युग्मनज, यानी कि जाइगोट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट, और हिंदी में युग्मनज। ठीक है, तो ये कोशिका बनेगा। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पुरुष जनन कोशिका कहलाती है। जो पुरुष जनन कोशिका होता है वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव निषेचन कहाँ पे होता है? तो वो इंटरनल स्पेस में निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? वो बताना है। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होगा? तो वो होगा टाइफाइड, बाकी सारे वायरस हैं। ओके, टाइफाइड एक है जो गंदा पानी और खाने से होता है। अधिकतर क्या होता है? गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है, यानी कि वाटर हेल्थ भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप गंदा पानी इंटेक कर रहे हो तो आपको टाइफाइड होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ हेल्दी फूड खाएं और एवॉइड फूड, जो जंक फूड है उसको एवॉइड करें। जैसे कि टाइफाइड होने का मैक्सिमम चांसेस कहाँ से होता है? जो ठेले सब पे गोलगप्पे बिकते हैं उससे होने की चांसेस होता है, या फिर जो आप जो अनफिल्टर्ड पानी पी रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, तो उससे होने की चांसेस काफ़ी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो वह है टाइफाइड, बाकी सारे वायरस होते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हैजा क्या है? तो हैजा एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरियल बीमारी है हैजा। क्वेश्चन ये भी होता है कि एड्स होता है, कैसे होता है? तो ये वायरस होता है। जो एड्स होता है, एड्स ये क्या होता है? एक वायरस बीमारी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? जो रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि क्लोटिंग करता है, उसमें कौन सा विटामिन सहायक है? तो उसमें है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमाने में सहायक है। तो इसके रिलेटेड कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि विटामिन सी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। ओके, फिर क्वेश्चन ये है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी मैंने बताया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन दांत होते हैं? जो वयस्क होते हैं, यानी कि इन एडल्ट जो एज है उसमें कैनाइन दांत कितने होते हैं? कैनाइन दांत कितने होंगे? 4 होते हैं, जो कि आगे होते हैं 2 और नीचे होते हैं 2 में, यानी कि आगे का ऊपर में 2 और नीचे में 2। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। फिर अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो मोलर जो दांत होते हैं उसका उपयोग क्या होता है? तो उसका उपयोग ग्राइंडिंग में होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग में होता है इसका मोलर का उपयोग। ओके, मोलर का उपयोग ग्राइंडिंग में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दूध के दांत होते हैं, कितने होते हैं दूध का दांत? तो वो होते हैं 20। ठीक है, 20 होता है दूध के दांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फफूंद की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो फफूंद की कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः किससे बनी होती है? तो आंसर क्या होगा?
वो बनी होते हैं काइटिन का, ठीक है, काइटिन का बनी होती है फफूंद की कोशिका भित्ति। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो क्या होगा कि फफूंद में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रेड मोल्ड उदाहरण है, तो क्या चीज़ का उदाहरण है, तो वो होगा किसकी, वो होगा फंगी के। जो ब्रेड मोल्ड जो होता है, ब्रेड मोल्ड, वो फंगी का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क में मनुष्य रूप से कौन सा द्रव्य पाया जाता है। जो मस्तिष्क में मुख्य रूप से, यानी कि विच फ्लूइड इज प्राइमरी फाउंड इन द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क में मुख्य रूप से कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो बताना है। तो इसमें कौन सा द्रव्य हो जाएगा, यानी कि कौन सा लिक्विड होगा, वो होगा मस्तिष्क मेरु द्रव्य, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSF भी बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लूइड है जो कि काफ़ी रेयर कंडीशन में निकाली जाती है। ओके, फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या होंगे कि सेरिब्रम नियंत्रित करता है, क्या चीज़ से नियंत्रित करता है, तो वो थिंकिंग से, ठीक है, थिंकिंग से नियंत्रित करता है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग CNS के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगला क्वेश्चन क्या आएंगे इसके आगे, वो है मोमबत्ती को जलना कौन सा परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, तो वो देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन पहले जानिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में होते हैं कि कोई भी मोमबत्ती जो है जल रहा है, वो दोनों परिवर्तन में आते हैं, ठीक है। पहले डाउट में क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो दोनों परिवर्तन में आते हैं। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे दिया है कि फिजिकल चेंजेज, यानी कि भौतिक परिवर्तन और बोथ फिजिकल एंड केमिकल, तो इसमें करना है। अगर ऐसा नहीं आया तो उसमें क्या करना है, भौतिक परिवर्तन में करना है। बोथ नहीं आया तो भौतिक परिवर्तन में करना है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें चीज़ें फिर से रिटर्न नहीं आती है, ठीक है, फिर से उसी रूप में नहीं आती है, तो इसलिए हम लोग उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो कागज़ का जलना ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो क्या हो सकते हैं कि दही बनना जो है वो कौन सा परिवर्तन है। तो दही का बनना वो भी केमिकल, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ओके, कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है, तो वो फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी कि ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है, जो ऊष्मा को अवशोषण करता है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो वो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया छोड़ती है, क्या छोड़ेगा, तो वो छोड़ता है हीट। ऊष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया है वो क्या छोड़ती है, तो वो छोड़ेगी हीट। ओके, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि श्वसन जो है वो क्या है। तो श्वसन जो है वो एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो देख लेंगे।
हाँ, तो उसमें से प्रक्रिया जो है छोड़ती है वो क्या है, हीट है। फिर श्वसन क्या है, श्वसन एक एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, इससे हो गया। अगला क्वेश्चन है, गैसों का द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है ये बताना है कि जो गैस है उसको द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसको कैसे परिवर्तित करेंगे ये बताना है। तो वो आंसर क्या होगा, बोथ। ठीक है, ए एंड बी, यानी कि दाब बढ़ाकर भी और ताप को घटाकर भी गैस को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि एलपीजी को हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी को जैसे वो तो क्या होगा, लिक्विड हो गया यानी कि द्रव्य हो गया, तो उसको क्या करते हैं कि जो तापमान घटाकर और दाब बढ़ाकर उसको हम लोग करते हैं द्रव्य में। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकते हैं इसके रिलेटेड कि जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज रिक्वायर्ड क्या करता है, यानी कि क्या चीज़ को रिक्वायर्ड करता है, तो वो हाई प्रेशर का रिक्वायर्ड करता है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। ओके, और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि पानी में चीनी घुलना, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि क्वथनांक को बढ़ना क्या कहलाते हैं। जो क्वथनांक का बढ़ना क्या कहता है, यानी कि इंक्रीजिंग प्रेशर कहलाते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, और ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन है सॉलिड से गैस में बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि कौन सा वो फिजिकल चेंजेज है। शायद अभी तो हम लोगों ने किया था, नहीं सॉरी दूसरा क्वेश्चन है। तो हाँ, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या बोला मैंने कि जो है चीज़ें जो है वो कन्वर्ट होकर फिर से उसी रूप में आ जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें फिर से वापस उसी कंडीशन में नहीं आती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बर्फ़ का पिघलना, वो यानी कि बर्फ़ पिघल गया फिर पानी में आ सकता है, लेकिन जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो वापस उसी रूप में नहीं आते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो ये हो सकता है कि चीनी में पानी घुलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंजेस, यानी कि जो फिजिकल चेंजेस है यानी कि भौतिक परिवर्तन वो पानी में चीनी को घुलना होता है। कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, कागज़ का जलना होगा केमिकल परिवर्तन। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा मरकरी, यानी कि पारा। ठीक है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें भी रिपीट हो गया 2023 में भी। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान पर कौन सी धातु द्रव में हो जाती है, तो बताना है। तो जो गैलियम है, वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक तापमान पर और जो ये गैलियम है वो द्रव में हो जाती है, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन यह है कि पारा थर्मामीटर में उपयोग क्यों होता है, क्योंकि वह ये समान रूप से फैलता है, इसीलिए हम लोग थर्मामीटर में पारा का यूज करते हैं। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है वो बताना है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा ये है।
और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वो आ ही गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फिर वाशिंग सोडा का उपयोग क्या होता है तो ये बताना है। तो वो वाशिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? वो मेकिंग ग्लासेज में होता है, यानी कि कांच को जो बनाने में होता है बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा, और रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कठोरता दूर करने में भी वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान हो कितना होगा, ये बताना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार बताया हूँ कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान होगा वो 7 होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन देखिए इसके रिलेटेड, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच मान 7 से कम दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? वो एसिडिक नेचर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है, वो बताना है। तो आंसर क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है Al2O3। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इसके रिलेटेड अगर और क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड है, तो वो आंसर होगा Na2O। ठीक है, Na2O एक ये क्षारीय ऑक्साइड है। ओके, अगर एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि CO2 क्या है, तो CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो चिप्स पैकेट जो पैक होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि वो चिप्स प्रिजर्व होकर रहे, ख़राब ना हो? तो उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। और वायुमंडल में मैंने बताया था काफ़ी बार कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो है 78% और ऑक्सीजन 21%। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऑक्सीजन सहायक है किसके, तो वो बताना है कि ऑक्सीजन सहायक होता है श्वसन और दहन दोनों में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है हाइड्रोजन से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यानी कि भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का वाष्पीकरण, यानी कि एक्सपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो वाष्पीकरण है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारे जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, एक्सेप्ट इसको। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकता है तो ये आएगा, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो वो है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भोजन का पाचन होता है कहाँ पे होता है, भोजन का पाचन होता है कौन सा केमिकल है, तो वो केमिकल है
सॉरी केमिकल चेंजेस है, यानी कि भोजन का पचना कौन सा चेंज है, तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि भोजन पकने के बाद फिर से उसी रूप में नहीं आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किससे होती है? जो अम्ल वर्षा होती है वो किससे होगी? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें भी रिपीट हो गया। तो अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या आ सकता है कि अम्ल वर्षा नुकसान पहुंचाती है। किसको नुकसान पहुंचाती है? तो वो सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट्स हो गए, मिट्टी हो गए, ये सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। क्वेश्चन भी आ सकता है कि SO2 का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा बर्निंग ऑफ, मतलब जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उसका जलने के बाद जो ये होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल धातु से क्रिया कर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं तो वो बताना है। यानी जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? तो वो उत्पन्न करेंगे हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे अम्ल धातु से क्रिया करके। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये बनाएंगे। ओके, और इसके रिलेटेड अगर और कोई सी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। हाइड्रोजन गैस जलती है, कैसे जलती है? तो वो ब्लू फ्लेम में जलती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो ब्लू फ्लेम में जलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? उसका होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, 1/2 H2O, यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि हाफ H2O। ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ओके, POP का फॉर्मूला। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो बनाया जाता है जिप्सम से। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो प्लास्टर और पेरिस को पानी से रिएक्शन करके इसको हार्ड बनाया जाता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं वो जिप्सम से बनते हैं। फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन हो सकते हैं कि POP का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? तो सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि प्लास्टर चढ़ाने में होता है, खिलौने बनाने में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है, ये सारी चीज़ों में POP का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, उसको जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, यानी कि इस ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो जो प्रतिवर्ती प्रक्रिया है वो क्या है? तो वो होता है ऑल ऑफ दिस। यानी कि प्रतिवर्ती प्रक्रिया में क्या होगा कि जो पासेज थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है, यानी कि जो चीज़ें होंगी, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? पासेज होगा थ्रू किसके? इक्विलिब्रियम स्टेट में। ओके, फिर सेकंड क्या होगा कि लिव्स नो इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, यानी कि जब भी पास होगा तो वो कोई भी चीज़ें को नहीं छोड़ेगा। लिव्स नो इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, यानी चारों तरफ से कोई भी इफेक्ट को नहीं छोड़ेगा। थर्ड क्या हो जाएगा? फॉलो सेम पाथ इन रिवर्स, यानी कि जब लौटेगा तो वो सेम ही रास्ता को उपयोग करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन में था, यानी प्रतिवर्ती प्रक्रिया में। फिर इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या हो सकता है कि जो बर्फ़ का पिघलना होता है वो कौन सी प्रोसेस है? तो बर्फ़ का पिघलना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, और कागज़ का जलना कौन सी प्रोसेस है? तो वो है इरिवर्सिबल।
ओके, ये है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया कहलाती है। मैंने काफ़ी बार बताया, यानी बताया तो 10 से ज़्यादा बार बताया हूँ सिर्फ एक मंथ में, कि जो अम्ल और क्षार की अपक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उदासीनीकरण। क्यों? क्योंकि पीएच जब भी एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके अपोजिट पीएच जो रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, रिएक्शन उदासीन हो जाते हैं। ओके, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें जो कि आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं कि अम्ल क्षार से अपक्रिया कर लवण और क्या बनाता है, तो अम्ल और क्षार से अपक्रिया करके लवण और वाटर बनाता है। ठीक है, यानी कि वाटर प्लस साल्ट, जो अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे तो वाटर एंड साल्ट बनेगा। ओके, तो ये था आज का जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर था, और आई होप सबको अच्छा लगा होगा। 2023 का पूछा गया नर्सिंग असिस्टेंट की 50 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, और काफ़ी अच्छी बेहतरीन ढंग से बताया हूँ, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हूँ, ताकि आपको आने वाली जो टाइम होगी, आने वाली जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें दिक्कत ना होगी। उसके बेस पे आप पढ़ाई कर सकते हो हमारे चैनल के साथ जुड़कर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। बाकी फिर से अगेन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी कोई भी ट्रेड की तैयारी करे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फ्यूचर ब्राइट करें। क्यों मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि ना ही हमारे जैसा अभी तक कोई यूट्यूब पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि PIQ का, जो PIQ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को मैं मॉडल पेपर बनाकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसी को मॉडल और प्रैक्टिस सेट बनाकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फ्यूचर ब्राइट करें। और 2026 में दावे के साथ बताता हूँ कि जो भी 100% हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, नोट करते हैं, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, वो भी कि अब 2026 में, यानी जब भी भर्ती आ रही है तो आपकी एक भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, यह दावे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।